बच्चों, आज का टॉपिक है पढ़ने का हमारा स्केलर्स एंड वेक्टर्स। पिछली वीडियो में हमने मोशन अंडर ग्रेविटी के न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए थे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है स्केलर्स एंड वेक्टर्स, यानी कि एक तरह से ऑफिशियली हमारा मोशन इन अ प्लेन। अब तक हमने पढ़ा था मोशन इन 1D, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट से मेरा मतलब है कि थोड़ा काफी हद तक हम इसके कॉन्सेप्ट्स को समझ चुके हैं। अब हमारा है मोशन इन प्लेन, यानी कि 2D या 3D प्लेन में जब हम मोशंस को पढ़ते हैं, इस तरह की बातें जब हम करते हैं, तो आज उससे पहले हमें पढ़ना होगा स्केलर्स एंड वेक्टर्स। ठीक है, अब स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पे ध्यान दिया जाता है, मैग्नीट्यूड पे, डायरेक्शन पे नहीं दिया जाता। बेसिक डेफिनेशन इसकी यही है। मैं प्रॉपर डेफिनेशन डिक्टेट नहीं करूंगा क्योंकि इस समय YouTube वीडियोस पे इतना लेंथ खींचना सही नहीं होगा। वेक्टर्स जो होती हैं क्वांटिटी, यहां पर मैग्नीट्यूड होता है प्लस इनकी डायरेक्शंस भी होती हैं। इस तरह के एग्जांपल हम पढ़ चुके हैं पहले, जैसे कि वेलोसिटी, यहां पे ये हो गई स्पीड, यहां पे होता है डिस्टेंस, तो यहां पर वो हो जाता है डिस्प्लेसमेंट। फोर्स भी वेक्टर है, वर्क डन स्केलर है। ठीक है, तो ये जो हो गया आपका बेसिक कॉन्सेप्ट वेक्टर्स एंड स्केलर्स है क्या। चलिए, स्केलर्स तो इतना मुश्किल नहीं है पढ़ना, बात आती है वेक्टर्स की। अब वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के तरीके जो हैं हमारे पास, दो तरीके हैं। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के दो तरीके हैं हमारे पास। एक होता है ग्राफिकल, एक होता है एनालिटिकल। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं, नॉर्मली डायरेक्शंस के साथ उसका मैग्नीट्यूड बता देते हैं। फॉर एग्जांपल, एक 5 मीटर का मैग्नीट्यूड का वेक्टर है ईस्ट डायरेक्शन में, तो अगर हम इसको नॉर्थ लें, साउथ लें, तो ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो हम ईस्ट डायरेक्शन में 5 मैग्नीट्यूड वेक्टर को ऐसे लिख देंगे, 5 इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। सिमिलरली अगर दो वेक्टर्स हैं, सपोज ये हो गया 5 और ये हो गया 10, इनके बीच का एंगल हो गया थीटा। इस तरह से जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एनालिटिकल में हम नॉर्मली बस मैग्नीट्यूड लिख के सॉल्व कर देते हैं। जैसे ए वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड 5 है, तो हम लिख देंगे मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 5 मीटर, जैसे हम डिस्प्लेसमेंट वगैरह को रिप्रेजेंट करते ही हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पढ़ने का, वो आता है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। जल्दी जल्दी हम इनको पढ़ेंगे। पहला है आपका इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर वो होते हैं जब दो वेक्टर्स, वेक्टर ए और वेक्टर बी, सेम डायरेक्शन में हो और सेम मैग्नीट्यूड में हो।
तब हम उनको बोलेंगे कि ये दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं, यानी कि वेक्टर A इज इक्वल्स टू वेक्टर B। ठीक है। दूसरा, नेगेटिव वेक्टर्स। नेगेटिव वेक्टर्स वो होते हैं कि सपोज करिए ये वेक्टर A है, इसी के मैग्नीट्यूड का वेक्टर B है लेकिन अपोजिट डायरेक्शंस में है, तब हम इनको बोलेंगे कि ये नेगेटिव वेक्टर्स हैं, यानी कि वेक्टर A का मैग इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेक्टर B। ठीक है। थर्ड, कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर क्या होता है? सपोज ये वेक्टर A है, ये B है, ये C है, वेक्टर A B C। ठीक है। जब तीन वेक्टर्स जो हैं सेम मैग्नीट्यूड के भले ही ना हो लेकिन तीनों एक डायरेक्शन में हैं, तीन या तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं, तब हम उनको बोलेंगे कि ये वेक्टर्स कोलिनियर है। अब यहां पे एक पॉइंट है, नोट, ऑल इक्वल वेक्टर्स आर कोलिनियर but vice versa is not possible। यानी कि जितने भी इक्वल वेक्टर्स होते हैं उनको हम कोलिनियर वेक्टर्स बोल सकते हैं, लेकिन जितने भी कोलिनियर वेक्टर्स हैं उनको हम इक्वल वेक्टर्स नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि कोलिनियर वेक्टर्स में डेफिनेशन में ये आता है कि भले ही मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो तो भी वो कोलिनियर रहेंगे, लेकिन इक्वल में क्या है कि मैग्नीट्यूड भी सेम होता है और डायरेक्शन भी सेम होती है। ठीक है। अब फोर्थ आते हैं कोप्लेनर। ये x होता है, ये y होता है। सपोज करिए यहाँ पे एक वेक्टर A है, यहाँ एक वेक्टर B है, यहाँ एक वेक्टर C है, लेकिन तीनों पॉजिटिव x y एक्सिस में हैं, यानी कि एक प्लेन में तीन अलग अलग वेक्टर हैं तो ये सेम प्लेन शेयर कर रहे हैं आपस में, इसलिए हम इनको बोलेंगे कोप्लेनर वेक्टर। इन सब की डेफिनेशन हम अपने तरीके से लिख सकते हैं, मैं डेफिनेशन पे अभी बता रहा हूं, ध्यान नहीं दूंगा, मेरा काम है सिर्फ यहाँ पे समझाना। कोप्लेनर वेक्टर्स हो गए। अब कोप्लेनर के बाद आता है, सॉरी फिफ्थ है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि जो इसका मैग्नीट्यूड होता है वो जीरो होता है और इसको हम डिनोट करते हैं इस तरह से। ठीक है। अब इसके बाद जो आता है हमारा, मैं यहां से रब कर रहा हूं थोड़ा, जो सिक्स टाइप का वेक्टर आता है हमारा वो होता है यूनिट वेक्टर। ठीक है। यूनिट वेक्टर अगेन नाम से स्पेसिफाई हो रहा है कि जो इसका मैग्नीट्यूड है वो यूनिट है, यानी कि 1 है, यूनिट वैल्यू होती है। लेकिन ये जो होता है ये डायरेक्ट
डायरेक्टेड होता है एट स्पेसिफिक डायरेक्शन। ठीक है, डिनोट करते हैं हम इसको ए कैप से, जिसकी वैल्यू होती है मैग्नीट्यूड ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। ये होता है आपका यूनिट वेक्टर। इसके बाद जो आता है हमारा वो आता है ऑर्थोगोनल। ठीक है, अब ऑर्थोगोनल क्या होता है कि जब पर्टिकुलर एक्सिस पे हम डिनोट कर पाते हैं यूनिट वेक्टर को, उसको हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल। यानी कि एक्स एक्सिस पे जब हम इसको आई से डिनोट करते हैं, वाई एक्सिस पे हम इसको जे से डिनोट करते हैं, और जेड एक्सिस क्योंकि ये 2D प्लेन में है, बोर्ड का मैं जेड एक्सिस, तो जो जेड एक्सिस है मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये है आपका जेड एक्सिस, ये वाई थी, तो जेड एक्सिस पे हम इसको डिनोट करते हैं के से। ठीक है, अब बात ये है कि जो मॉड ऑफ आई है इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ जे होता है, इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ के होता है, जो कि 1 के इक्वल है, जो मैंने बताया था कि यूनिट वेक्टर्स होते हैं। अब ये आई से, ये जो ऑर्थोगोनल वेक्टर होते हैं ये स्पेसिफिक डायरेक्शंस देने में काम आते हैं। और एक सबसे बड़ी बात ये है कि जो आई है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस बताता है, जे है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस बताता है, और जो के है वो पॉजिटिव जेड एक्सिस बताता है। सपोज एक वेक्टर है ए जिसकी वैल्यू है 4i, तो हम ये बोलेंगे इसको कि ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड है 4 इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये होते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। यहां पे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स होते हैं फिनिश। तो बच्चों हमने स्केलर्स भी पढ़ लिया, हमने वेक्टर्स भी पढ़ लिया, कितने टाइप के वेक्टर्स होते हैं ये भी पढ़ लिया। अब हमें ये पढ़ना है कि मल्टीप्लिकेशन अगर हम उसका कर दें किसी स्केलर क्वांटिटी से तो क्या होगा। अगर सपोज करिए ये वेक्टर है ए, अगर हम इसको किसी स्केलर नंबर n से मल्टीप्लाई कर दें तो जो इसका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड होगा, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर बन के आएगा वो बन जाएगा n, वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा उसी डायरेक्शन में एन ए। फॉर सपोज ये वेक्टर था a, हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये बन गया 2a, 4 से किया तो ये बन गया 4a, 10 से किया तो ये बन गया 10a। सिमिलरली अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये वेक्टर a है, हम इसको मल्टीप्लाई कर दें माइनस स्केलर क्वांटिटी से, यानी कि नेगेटिव स्केलर क्वांटिटी से, ध्यान से सुनना, तो क्या होगा, बन तो ये जाएगा माइनस एन ए ही, लेकिन डायरेक्शन भी इसकी अपोजिट हो जाएगी। सपोज करिए मैंने जैसे यहाँ पे 2a किया था, अगर मैं इसको -2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा -2a, पहले डायरेक्शन ये थी, अब ये हो गई -4a -10a। ये होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर with a scalar quantity n, positive scalar quantity and negative scalar quantity -n। ठीक है, तो बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पढ़ने का वो है लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। मल्टीप्लिकेशन हमने पढ़ लिया स्केलर क्वांटिटी से, टाइप्स पढ़ ली वेक्टर्स के। अब आती है कि जब दो वेक्टर्स को हमें ऐड करना हो आपस में तो उनके किस किस तरह से हम उनको ऐड कर सकते हैं। तो पहला लॉ जो आता है हमारा वो आता है ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ क्या डिफाइन करता है कि अगर दो एडजेसेंट वेक्टर्स हैं
वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो जो उनका वेक्टर एडिशन होगा या जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल के इक्वल होगा। बस इतना ही है ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कि सपोज करिए ये वेक्टर है वेक्टर ए, ये वेक्टर है वेक्टर बी। तो अगर हम इनको एडजेसेंट कर दें यानी कि वेक्टर बी को हम यहां लगा दें तो ये ट्रायंगल की दो साइड हो गई। अगर हम यहां से इसको ऐसे ड्रॉ कर दें तो ये हो गया क्या, ए इसका मैग्नीट्यूड हुआ, बी इसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो जो सी साइड है वेक्टर सी है ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, ये होता है आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो जो सेकंड लॉ आता है वेक्टर एडिशन का वो है पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम होता है मैथमेटिक्स पे अगेन थोड़ा सा इसका एक्सटेंशन है। अगर टू साइड्स टू एडजेसेंट वेक्टर्स represents two adjacent sides of a parallelogram, then the resultant vector can be identified as the diagonal of parallelogram। यानी कि अगर ये दो वेक्टर हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो अगर हम इनका डॉटेड एक्सटेंशन बना दें तो ये पैरेललोग्राम बन गया। ये दो पैरेलल साइड्स हैं, ये दो पैरेलल साइड्स हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड भी ये ए हो गया और इसका मैग्नीट्यूड भी बी हो गया। तो ये जो डायगोनल है पैरेललोग्राम का सी वेक्टर ये देता है आपको रिजल्टेंट वेक्टर या दोनों का एडिशन। इसमें एक नोट करने वाली बात ये है कि अगर दो वेक्टर्स में से एक वेक्टर पहले स्टार्ट हो और दूसरा वेक्टर बाद में स्टार्ट हो तो एडिशन के लिए हम यूज करेंगे ट्रायंगल लॉ। यानी कि पहले ए आया फिर बी आया तो हमने ये करा। इसमें क्या होगा कि ए यहां से स्टार्ट हुआ और बी यहां से स्टार्ट होना शुरू हो गया। अगर दोनों साइमल्टेनियसली स्टार्ट होंगे तो हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करेंगे। ये हो गया आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो जो तीसरा लॉ आता है वेक्टर एडिशन का वो है हमारा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सिंपल है, अगेन बात वही है कि अगर if four vectors determines or indicates four adjacent sides of a polygon, then the resultant vector will be given by the closing side। ये तो हो गया बात। अब यहां पे करते हैं ड्रॉ। ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी। If four adjacent vectors depicts four adjacent sides of a polygon, then their resultant vector will be given by the closing side। जो पूरे पॉलीगन को क्लोज कर रही है, ये साइड जिससे हमने इसको क्लोज कर दिया, पूरा पॉलीगन बन गया हमारा, ये होगा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। और रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू यहां पे होगी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस इसको प्लस किया और डी को प्लस किया। ये है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब जो नेक्स्ट लॉ आता है वेक्टर एडिशन का वो आता है एनालिटिकल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो कि एग्जाम पर्पस से इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में डेरिवेशन आ सकती है इसकी, और ये अकेला ऐसा लॉ है जिसमें हम थोड़ा सा इसको डिराइव करेंगे
और बाद में उसके केसेस भी अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो क्या है इसका नाम, एनालिटिकल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। सपोज करिए कि दो एडजेसेंट वेक्टर्स हैं, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, ठीक है। तो इसको देख के आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई इसका रिजल्टेंट अगर हमें निकालना हो तो ये हो गया सी, वेक्टर सी। सपोज करिए कि रिजल्टेंट जो है वो वेक्टर ए के साथ अल्फा एंगल बनाता है। तो अब हमें यहां पे क्या करना है कि एक इसको एक्सटेंड करके राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। सपोज करिए ये एंगल है थीटा, ठीक है। अब बात क्या आती है कि इसको हमने ले लिया P Q R S, ठीक है। अब हम इस ट्रायंगल पे फोकस करेंगे, ट्रायंगल QRS। अगर हम cos थीटा की वैल्यू निकालें, cos थीटा यहां पे क्या होगा, अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम याद होगा तो cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हो जाएगा QR अपॉन QS, ठीक है। अब QS की मैग्नीट्यूड B है, मैग्नीट्यूड रखेंगे हम यहां पे इसका। तो QR की वैल्यू हो गई आपकी B cos थीटा। इतना समझ में आ गया। अब cos थीटा तो हमने निकाल दिया, sin थीटा, sin थीटा क्या होगा, RS अपॉन B, क्योंकि अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, RS अपॉन QS। तो ये हो गया हमारा RS अपॉन B। तो RS की वैल्यू क्या हुई हमारी, B sin थीटा। इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, मैं इसको रब करने वाला हूं, थोड़ा जगह चाहिए मुझे। अब हमने QR की वैल्यू निकाल दी, RS की वैल्यू निकाल दी। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हो गई, मैंने दोनों को यहां पे लिख के रख दिया। अब हमें फोकस करना है ट्रायंगल PRS में, ट्रायंगल PRS। अगेन अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का या फिर परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। हाइट नहीं, परपेंडिकुलर बोलते हैं इसको। पाइथागोरस थ्योरम आपको याद होगा कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। अब PS की वैल्यू क्या है, C, तो हमने यहां डायरेक्ट C स्क्वायर लिख दिया। PR क्या है, PQ प्लस QR, PQ प्लस QR का होल स्क्वायर प्लस RS का स्क्वायर, ठीक है। अब C स्क्वायर को हम यहां लिखेंगे, PQ की वैल्यू क्या है, PQ A प्लस QR की वैल्यू क्या है, B cos थीटा, B cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस
आर एस की वैल्यू क्या है, आर एस की वैल्यू बी साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर की तरह हम यहां पे इसको खोल दें अगर, तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पूरा टर्म बी हो गया, प्लस 2ab होता है तो ये हो गया 2ab प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब अगर हम इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम कॉमन ले लें तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, कुछ इस तरह लिख सकते हैं। इस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में हमने बी स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर ब्रैकेट में आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और बाद में ये टर्म आ गया 2ab कॉस थीटा। अब अगर आपने 11th में भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, आप पढ़ रहे होंगे, तो उसमें आपका अब तक फॉर्मूला आ चुका होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। तो c स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा हो गया। तो जो रिजल्टेंट c की वैल्यू है, फाइनली हमारी वैल्यू जो निकल के आती है वो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, फाइनली ये तो आ गई वैल्यू। अब हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया c का, अभी हम इस पे केसेस वाइज वर्क करते हैं, ठीक है। अब केसेस वाइज वर्क कैसे होगा, केसेस वाइज वर्क करने से पहले हम एक काम यहां पे और करेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वेक्टर a और वेक्टर b और रिजल्टेंट वेक्टर c, जो रिजल्टेंट वेक्टर c है वो वेक्टर a के साथ अल्फा डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। जो अल्फा होता है वो एंगल है जो रिजल्टेंट वेक्टर इनिशियल वेक्टर के साथ या बेस वेक्टर के साथ एंगल जो बनाता है ए वेक्टर के साथ, उसको हम अल्फा बोलते हैं। तो अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए हम यहां पे क्या करेंगे, हम यहां पे ये करेंगे कि हम निकालेंगे tan अल्फा। अगर हम यहां पे tan अल्फा निकालते हैं तो tan अल्फा क्या आएगा, चलिए देखते हैं। tan अल्फा क्या होगा, tan थीटा होता क्या है वैसे, अपोजिट अपॉन बेस, तो tan अल्फा क्या होगा, RS अपॉन PR। PR को मैं लिख सकता हूं PQ प्लस QR, PQ प्लस QR। तो tan अल्फा हो गया हमारा RS B साइन थीटा अपॉन PQ की वैल्यू A प्लस QR की वैल्यू यहां से उठाई हमने B cos थीटा। तो अगर हम डायरेक्ट अल्फा को लिखें तो ये हो गया हमारा tan इनवर्स B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। ये है वो एंगल जो रिजल्टेंट वेक्टर अपने ए वेक्टर के साथ बना रहा है। अब हम सी पे थोड़ा वर्क करेंगे, उससे पहले मैं इसको रब करूंगा, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जो हमारा मैग्नीट्यूड आया था सी, वो आया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यानी कि थीटा डिपेंडेंट है ये मैग्नीट्यूड हमारा। पहला केस अगर मैं लेता हूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि सपोज करिए कि वेक्टर ए और वेक्टर बी सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा,
इन दोनों के बीच का एंगल हो गया थीटा, हो गया आपका 0 डिग्री। ठीक है, अब 0 डिग्री को अगर हम यहां रखें तो ये आ जाएगा कुछ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। क्यों? cos थीटा को थीटा की जगह 0 रखा तो cos 0 हुआ। cos 0 जो होता है वो 1 होता है। डायरेक्टली बता रहा हूं, पता होना चाहिए आप लोगों को। c तो ये हो बनेगा क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यही बन रहा था एक्सप्रेशन, तो हम इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अंडर रूट है तो डायरेक्टली हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल्स टू c, जब दोनों सेम डायरेक्शन में है। सेकंड केस, वेक्टर a वेक्टर b एंगल बना रहे हैं 90 डिग्री। अच्छा हाँ, एक बात और, tan अल्फा इस केस में क्या होगा, b sin थीटा अपॉन a प्लस बी cos थीटा था, sin 0 क्या हो जाता है 0। ठीक है, तो tan अल्फा हो जाएगा आपका 0, और tan अल्फा 0 मतलब अल्फा भी 0 हो जाएगा। सेकंड केस है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। मैं डायरेक्टली लिखूंगा c की वैल्यू और थीटा को हम यहां पे 90 डिग्री पुट करेंगे तो cos 90 होता है आपका 0। ठीक है, cos 90 जो होता है वो 0 होता है। तो ये कुछ इस तरह आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और tan थीटा क्या हो जाएगा यहां पे इस केस में, tan अल्फा यहां हो जाएगा b sin थीटा अपॉन a प्लस बी cos थीटा। cos थीटा cos 90 0 होता है तो b cos थीटा तो इस केस में 0 हो गया, नीचे बचा a। sin 90 1 होता है तो इसकी वैल्यू आ गई b अपॉन a, tan अल्फा की। सेकंड केस में थर्ड जो केस इसमें डिस्कस होता है वो है कि ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों। तो इस केस में थीटा हो गया हमारा 180 डिग्री। अब जब थीटा 180 डिग्री होता है तो cos 180 की वैल्यू होती है हमारी, cos 180 की वैल्यू होती है हमारी -1, sin 180 की वैल्यू होती है हमारी 0। ये -1 हम यहां पुट करेंगे अगर, तो वैल्यू क्या बनेगी, अब मैं यहीं पर सॉल्व करके दिखा रहा हूं आपको। ये सपोज करिए ये -1 हमने यहां पुट करा तो ये प्लस साइन जो है ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका एक्सपेंशन होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, a माइनस बी। ठीक है, जब थीटा 180 डिग्री है तो c की वैल्यू a माइनस बी आ जाएगी, क्योंकि cos थीटा को हमने cos 180 रखा। अब sin 180 तो 0 है, tan अल्फा की वैल्यू क्या है, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो sin 180 यहां पे 0 हुआ तो tan अल्फा भी 0 हो जाएगा। ये इसके केसेस। तो आज हमने पढ़ा स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी के बारे में, फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर किस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफिकल और एनालिटिकल मेथड में, उसके बाद हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर क्वांटिटी पढ़ा। ये सब हमने पढ़ के आज का काम हम यहाँ पे खत्म किया है। अब बात ये आती है कि आने वाले 4 से 5 दिनों के लिए मैं एक काम में एंगेज हूँ, जिसकी वजह से मैं वीडियोस बना नहीं पाऊंगा, टाइम नहीं मिल पाएगा मुझे वीडियोस बनाने का। पढ़ाई में करूंगा, जो मुझे आपको पढ़ाना है आगे वीडियोस में
उसकी प्रिपरेशन तो मैं करूंगा, लेकिन वीडियोस बनाने के लिए जो 1.5 से 2 घंटा मुझे अलग से चाहिए होता है एडिटिंग वगैरह सब मिला के, वो टाइम मैं अभी निकाल नहीं पाऊंगा आने वाले 4 से 5 दिनों में। तो अगर आज 4 जून है तो मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आप लोग एक्सपेक्ट करना कि 8 या 9 जून में ही आ पाएगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।